एक केस हमारी जुडिशरी की हिस्ट्री में ऐसा है जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात बहुत ही जोरों शोरों से उठाता है, और वो है उमर खालिद का केस, जो सुप्रीम कोर्ट से भी चक्कर लगाते हुए दूसरी बार दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने आ पहुंचा है, जिन्होंने अब इस केस में एक बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली के 2020 राइट्स को लेकर जो केस चल रहा है, उसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई। हाई ड्रामा कोर्ट रूम में देखने को मिला जब दिल्ली पुलिस ने फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट्स उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बेल प्लीज का स्ट्रांगली अपोज किया। ये बेल पिटिशंस उन लोगों की तरफ से फाइल की गई थी जो राइट्स के मेन अक्यूज्ड है, इंक्लूडिंग गुलफिशा फतिमा, खालिद सैफी और कई और लोग जो सालों से ट्रायल का वेट करते हुए जेल में हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है, दिस इजंट जस्ट अबाउट वेटिंग फॉर अ ट्रायल, दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की ओर से खुद प्रेजेंट हुए थे और उन्होंने एक के बाद एक ऐसे आर्गुमेंट्स रखे हैं जो हेडलाइंस बनने लायक थे। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम वर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड द नेशन, कटिंग द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दे आर ऑल एक्टिंग इन कंसर्ट। Gulfisha, Umar, everyone, they are in touch with each other by the WhatsApp group and conspiracy is taking place। ये स्टेटमेंट सिंपल नहीं था, ये एक डायरेक्ट एलिगेशंस था कि राइट्स एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं थे, बल्कि एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, और वो भी रिलीजियस लाइंस पे। एसजी मेहता ने कहा कि सब अक्यूज्ड एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे थे और उसमें लगे हुए थे, और इस प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था टू डिवाइड द नेशन। अब बेल की डिमांड है लॉन्ग इनकार्सरेशन वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी पर। अब अक्यूज्ड साइड का आर्गुमेंट ये था कि ट्रायल इतना डिले हो गया है कि उनकी लॉन्ग इनकार्सरेशन बिना चार्जेस फ्रेम हुए उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। उमर, शर्जिल, गुलफिशा सब सालों से जेल में है और ट्रायल कोर्ट अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाई है। उनका कहना था, वी हैव बीन इन जेल फॉर इयर्स, चार्जेस नॉट फ्रेम्ड, ट्रायल नॉट प्रोग्रेसिंग, गिव अस बेल। अब आपको पता होगा कि ये सारे अक्यूज पिछले 4 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट पर एसजी मेहता ने ब्लंटली रिजेक्ट किया। उनका कहना था, इन केसेस इन्वॉल्विंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज, लॉन्ग incarceration is not a factor. This is an attack on the sovereignty of the country. By attacking the national capital, it would have effect on the entire country. If you are doing something against the nation, you better be in jail। इस स्टेटमेंट ने पूरी कोर्ट रूम की हवा ही बदल दी थी। एसजी तुषार मेहता ने बेल का लॉजिक ही अंडरमाइन कर दिया, कहकर कि देश के खिलाफ काम करोगे तो जेल तो बनेगी ही बनेगी। उनका ये कहना था कि दिल्ली राइट्स किसी नॉर्मल कम्युनल फ्लेयर अप जैसे नहीं थे, ये स्ट्रैटेजिकली टाइम्ड और वेल थॉट आउट एक्शन थे जो कैपिटल सिटी में डेलिबरेटली इग्नाइट किए गए थे ताकि देश भर में उसका रिपल इफेक्ट हो। एसजी मेहता ने बात को और गहरा बनाया जब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली द गार्जियन की एक रिपोर्ट का जिक्र किया। One of their intention was to globally defame our nation by choosing a particular day for more arson, more rioting। यानी उनका ये कहना था कि राइट्स का प्लानिंग सिर्फ लोकल डिसरप्शन के लिए नहीं था, ये ग्लोबल ऑप्टिक्स को टारगेट करता था ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को एक डिवाइडेड कम्युनल कंट्री के रूप में दिखाया जा सके। उन्होंने बोला, वी आर डीलिंग विद अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल थॉट, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट स्टार्ट्स एट द कैपिटल ऑफ द कंट्री फॉर ऑल इंडिया इम्पैक्ट। इस नैरेटिव ने अक्यूज्ड लोगों को सिर्फ एक राइट के पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स बना दिया, जो अलेजेडली इंडिया के ग्लोबल इमेज को हार्म पहुंचाने की सोच के साथ काम कर रहे थे। और सबसे ज्यादा फोकस एसजी मेहता ने शर्जिल इमाम के स्पीच पे दिया। उन्होंने कोर्ट में सीधा सीधा कहा, इमाम हैड डिलीवर्ड अ स्पीच इंडिकेटिंग अ 4 weeks टाइमलाइन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कॉन्स्पिरेसी। अभी 4 हफ्तों की टाइमलाइन वाली बात पहले भी कंट्रोवर्शियल रही है जब इमाम के स्पीचेस वायरल हुए थे। उनका अलेजेडली कहना था कि अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रास्ता काट दिया जाए तो भारत सरकार पे प्रेशर बन सकता है। एसजी मेहता ने ये साफ कह दिया कि उनके हिसाब से ये कोई एकेडमिक या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था ही नहीं, ये एक कॉल टू एक्शन था। उनका कहना था, आई वांट टू शो व्हाट द इंटेलेक्चुअल्स आर डूइंग, डिवाइडिंग द नेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। अब इस लाइन में इंटेलेक्चुअल्स वर्ड का यूज एक सार्केज्म और इंडाइटमेंट दोनों था, एक क्लास को टारगेट करने के लिए जो अलेजेडली अपने आइडियाज के थ्रू पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया, पूरा मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने आर्ग्यू किया गया, कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस नवीन चावला एंड जस्टिस शालिंदर कौर। उन्होंने एसजी मेहता के आर्ग्यूमेंट्स के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने अपना फैसला रख लिया है और वो किसी भी दिन डिक्लेयर कर सकती है कि क्या इन सारे दोषियों को जेल में रखा जाएगा या इन्हें बेल मिलेगी।
यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है नोट करना, वाइल एसजे मेहता ने फुल फोर्स से अक्यूज्ड को एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेटर्स बताया, डिफेंस साइड ने रिपीटेडली यही आर्ग्यूमेंट दिया है कि चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, एविडेंस जुडिशियल स्क्रूटनी से पास नहीं हुआ है और उन्हें इनडेफिनिटली जेल में रखना अनजस्ट है। अब इस पूरे केस का फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कोर्ट बेल डिनाई करता है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल वैलिड हो सकता है, लेकिन अगर बेल मिलती है तो ये एक मैसेज आ सकता है कि इवन दोज अक्यूज्ड ऑफ सीरियस चार्जेस हैव द राइट टू टाइमली ट्रायल एंड फेयर जुडिशियल प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट परसेप्शन। और ये सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये एक नैरेटिव बैटल भी है बिटवीन टू वेरी डिफरेंट इमेजिनेशंस ऑफ इंडिया। एक साइड कहते हैं कि दिस इज डिसेंट, दिस इज डेमोक्रेसी, स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज नॉट एंटी नेशनल, और दूसरी साइड बोलती है दिस इज नॉट डिसेंट, दिस इज कॉन्स्पिरेसी इन द गार्ब ऑफ डिसेंट। अब जेएनयू का नाम आते ही सोशल मीडिया पे लोग दो कैंप्स में डिवाइड हो जाते हैं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के सपोर्टर्स कहते हैं कि उनके स्पीचेस को सिलेक्टिवली पिक किया गया है, उनका लार्जर कंटेक्स्ट इग्नोर किया गया और उन्हें स्केपगोट बनाया गया है। उनका कहना है कि लोग एंटी सीएए प्रोटेस्ट का पीसफुल फेस थे और गवर्नमेंट उनकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस से अनईजी थी। और वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये लोग डेंजरस आइडियोलॉजीज को फैला रहे थे और राइट्स का फाउंडेशन उनके स्पीचेस में ही था। जब एसजे मेहता जैसे सीनियर लॉ ऑफिसर्स कोर्ट रूम में खड़े होकर कहते हैं इफ यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द नेशन, यू बेटर बी इन जेल, तो वो एक सिंपल लीगल स्टेटमेंट नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल, इमोशनल एंड आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट भी बन जाता है जो लोगों के परसेप्शन को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। तो आगे क्या हो सकता है? हाई कोर्ट का वर्डिक्ट रिजर्व्ड है, इसका मतलब है कि कुछ दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम और बाकी अक्यूज्ड को इंटरिम रिलीफ मिलेगी या नहीं। अगर बेल मिलती है तो ये अक्यूज्ड के लिए एक ह्यूज रिलीफ होगा, लेकिन पॉलिटिकल बैकलैश भी हो सकता है। और अगर बेल रिजेक्ट होती है तो डिबेट और इंटेंस हो जाएगी। कैन डिसेंट सर्वाइव इन इंडिया इफ इट्स परसीव्ड एज डेंजरस बाय द स्टेट? ये केस एक लीगल मैटर से कई ज्यादा बन चुका है। ये केस है फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी, एक्सप्रेशन वर्सेस कॉन्स्पिरेसी और परसेप्शन वर्सेस प्रोसीजर का। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब पता चलेगा कि जस्टिस सिस्टम ने किस नैरेटिव को ज्यादा वेटेज दिया है। तब तक के लिए ये कहानी सिर्फ एक बेल हियरिंग की नहीं बल्कि इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नेशनल इंटीग्रिटी के बीच के कन्फ्रंटेशन की है, जहां एक तरफ अक्यूज्ड के सपोर्टर्स पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग कैन समवन बी जेल्ड विदाउट ट्रायल, वहीं दूसरी तरफ स्टेट का कहना है कि यू कांट हाइड कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड फ्री स्पीच। इंडिया का कोर्ट रूम इज वंस अगेन अ बैटलफील्ड जहां देश की सबसे बड़ी कहानी लिखी जा रही है। तो स्टे ट्यून्ड और ये भी देखेंगे कि क्या अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और क्या ये केस सीजीआई बीआर गवई के सामने लिस्ट हो सकता है या नहीं। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।